अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, कराची में होने वाले बारिशों के बाद आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने NDMA को इक़दामात की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज लोधरा में जलसे आम से खिताब किया और शेख रशीद साहब ने आज दावा किया है कि आम इंतखाबात अक्टूबर में हो जाएंगे। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, कराची में होने वाली बारिशों के बाद सूरत हाल जो पैदा हुई है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि दाद रसी के लिए वहाँ के अवाम की कोई भी मौजूद नहीं है, ना हुकूमत ना वफाक से कोई। देखिए जी, कराची का तो इस वक्त मुल्क के बाकी सूबों में तो सूरत हाल शायद किसी हद तक बेहतर है, लेकिन कराची की कोई ओनरशिप नहीं है। कोई कराची का, कहते हैं ना, कोई वाली वारिस नहीं है। वहाँ पर किससे बात की जाए, किसको शिकायत की जाए। पिछली कई दहाइयों से वहाँ पर एक या दो या तीन या चार या दो या एक या फिर आगे पीछे शख्सियात इधर, मतलब वही इंतज़ामिया है, वही लोग हैं, वही पॉलिटिकल सेटअप है। और एक दौर ऐसा था जब बहुत ज़्यादा हुकूमत का लालच नहीं होता था सियासी जमातों को, तो उनके वेलफेयर विंग्स हुआ करते थे। यानी वो इससे कतई नज़र कि हम हुकूमत में हैं या नहीं हैं, हुकूमत में होते थे तो फ़र्ज़ होता था कि निकलें और लोगों की दादरसी करें। हुकूमत में नहीं होते थे तो फिर उसके बाद उनकी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी कि हम कहीं ना कहीं तो नज़र आएँ कुछ, हाँ, मतलब लोगों की मदद करते हुए, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, लोगों को सफाई का इंतज़ाम, कोई बाकी सिलसिला। लेकिन अब ऐसे हालात हैं मुल्क में कि अगर इलेक्शन होता है तो उससे पहले आपको कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आती है, बल्कि शायद पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नज़र नहीं आती, वो भी ड्राइंग रूमों में, कमरों में तय हो रहा होता है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि माशी हब है आपका और उसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई उसकी ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं है कि जी इस वक्त तो किससे पूछा जाए। मतलब होता है ना कि आप किसी को जिम्मेदार करार देते हैं, तो बस ऐसे ही बयानात से चल रहे हैं। और अरबों रुपया या शायद खरबों के प्रोजेक्ट्स कराची पे लगे और उसके बाद वो बाहर के मुल्कों के बैंकों में जाके पार्क हो गए। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और तो और छोड़ दें आप, यानी ये वो शहर है जो, यानी रोशनियों का शहर, और वहाँ पर अब वो इस लिहाज से मशहूर है कि वहाँ पे 22 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। रोशनियों का शहर, उसका नाम क्या है, रोशनियों का शहर। और अब वो अंधेरों के शहर के तौर पे उसका नाम जिक्र आता है। बाकी ये है कि मुल्क में देखें कोई ख़ास बात तो आज है नहीं सियासत पे करने के लिए, सवाए इसके कि आज ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आज के दिन, यानी पीर के रोज़, पीर की शब, जब हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे होंगे इंशाअल्लाह, तो 24 घंटे गुजर चुके होंगे तख्त या तख्ते को, यानी 17 तारीख में 6 दिन रह गए। अगर आज का दिन आप निकाल दें तो 5 दिन, और उन 5 दिनों के अंदर या 6 दिनों में छठा दिन तो वो होगा ना जिस दिन सारा फाइनल ये तय होगा कि पंजाब और पंजाब के बाद मरकज़ में क्या होने जा रहा है और पंजाब में क्या होने जा रहा है। तो ये जो इंतखाबी मुहिम है ये भी अगले 1 दिन 2 दिन 3 दिन अरूज पे पहुंचेगी, तलखियां बढ़ेंगी और इलेक्शंस के नताइज जो हैं वो मज़ीद सियासी माहौल को तल्ख करेंगे। इमरान खान साहब जो रायामा के जायज़े हैं जितने, वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा आगे दिखा रहे हैं।
कि वो फतह से हम किनार होने जा रही है उनकी जमात। लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना, ये तख्ते वाली बात है, लेकिन वहां से अगर मुस्लिम लीग नून हारती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जमात अफोर्ड नहीं कर सकती कि वहां से हारे, और ख़ास तौर पे तब जब उनके मरकज़ में वज़ीर आज़म में और सूबे में हमजा शहबाज साहब हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने वो अल्फाज ऐसे चुनते हैं, खुल के अब तो बात कर रहे हैं वो, और वो उसमें कह रहे हैं कि जी मुझे मेरी हुकूमत को हटाया गया, अमेरिका ने हटा दिया, और उसमें मकामी हमायत भी हासिल थी, और ये सारा जो कुछ। तो ये अदम इस्तेकाम जो है ये अब किसी तरफ तो जाके लगेगा, कहीं तो जाके तो कोई तो फैसला होगा, तख्त या तख्ता, और डू और डाई कह दें इसको। कहीं तो ये मामला अगले 5-6 दिनों में निपटने जा रहा है, तो फिर देखते हैं कि उससे पहले क्या वाकयात जन्म लेते हैं और उसके बाद क्या होता है। बिल्कुल सर। लेकिन जो भी कुछ है बस वो अब उसमें चंद रोज़ी हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वाकयात होंगे मुख्तलिफ, और इससे पहले भी होंगे, उसके बाद में भी होंगे, जिसके नतीजे में मज़ीद तलखियाँ पैदा होंगी। उसकी वजह वही कि ऐसे अकाबरीन की कमी है इस वक्त हमारी सियासत में, जो पहले कोई किरदार ऐसा अदा करते थे जिसके नतीजे में माहौल जो है वो बेहतर होता था। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं इसमें कि एक डेवलपिंग स्टोरी, ये जो श्रीलंका है ना, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। श्रीलंका एक डेवलपिंग स्टोरी है। ये बहरुल काहिल में, ये पैसिफिक में चले जाए ना, तो पैसिफिक का जो यानी ये ईस्ट चाइना, साउथ चाइना, ये यहाँ से निकल के आगे यानी अमेरिका की तरफ चले जाएं, यानी पैसिफिक के सेंटर में चले जाएं, जहाँ पर वो पैसिफिक जजायर हैं, सोलोमन आइलैंड्स और फिजी और वो सारे जजायर। तो वहाँ पर एक जजीरा है, यानी एक मुल्क है, जजीरा तो एक नहीं है, जजायर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे जो जजीरे हैं, वो 33 जजीरे मिलके, तो वो एक बिल्कुल छोटा सा, ये 312 या 313 या 14 कुल इसकी यानी वो जमीन है इसकी, ठीक है। और ये छोटे कितने, ये यानी 33, यानी कुल मिला के आप समझेंगे 300 किलोमीटर है, सही, और 33 टुकड़े हैं, और ये किरिबाती है, किरिबाती मुल्क है। अच्छा, ठीक है। उस तरह जिस तरह सोलोमन आइलैंड्स हैं, जिस तरह पापा न्यू गिनी है, जिस तरह फिजी आइलैंड्स हैं, मार्शल आइलैंड्स हैं, तो किरिबाती जो है ये एक मुल्क है। पहली दफा मैं नाम सुन रही हूं। और किरिबाती जो है उन मुल्कों में से एक है। ये छोटा सा भी एक मुल्क या जजीरा जो है ना, इस वक्त इंडो पैसिफिक में या एशिया पैसिफिक में, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल ऐसे। किरिबाती जो है ये उन मुल्कों में से एक है जहां पिछले महीने जो है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने दौरा किया था। वांग ली जिन मुल्कों में गए थे वो इसको साउथ वेस्ट कहा जाए, या बहरहाल ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, सोलोमन आइलैंड्स में भी गए थे, इधर भी गए थे, और फिजी भी गए थे, और किरिबाती में भी गए थे। तो वहाँ पे ये पैसिफिक आइलैंड्स का एक फोरम है, वो अपना फोरम है उनका, जैसे आसियान है ना, तो आसियान के मुल्क तो अलग हैं, ये आइलैंड्स का अलग एक फोरम है, ठीक है। उसमें ये छोटे छोटे आइलैंड जितने हैं वो सारे, लेकिन क्योंकि जंग वहाँ होनी है, अगला फड्डा वहाँ पड़ा हुआ है चाइना और अमेरिका को, तो ये मुल्क बड़े हाम है। कुछ मुल्क तो इसलिए भी आम है कि उन्होंने ताइवान को माना हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ के चाइना की तरफ जा रहा है कोई। तो ये जो है अब एक बड़ी फतह ये हुई है कि किरिबाती जो है चाइना को फतह हुई है। किरिबाती जो है वो उस फोरम से निकल गया इस बुनियाद पे कि वो चाइना के खिलाफ वहाँ पर कोई करारदाद या बात हो रही थी, और किरिबाती जो है ये इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ही शामिल हो गई 2019। ये आइलैंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो किरिबाती
तो मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में ज़रा किरिबाती, बाहर तो आपको लगेगा बिल्कुल कि जी, ये रॉयटर्स की खबर है कि यूएस चाइना टेंशंस, किरिबाती शॉक विड्रॉल, ये 10वीं जो खबर है रॉयटर्स की। ओवर शेडो पैसिफिक लीडर्स मीटिंग, वहां से लीडर्स की मीटिंग हो रही थी, तो वहां से। और फ्रांस 24 की ये मेन न्यूज़ है, किरिबाती क्विट्स की पैसिफिक आइलैंड ब्लॉक, जो पूरा ब्लॉक था उसमें से किरिबाती निकल गया। अच्छा, अब मैं ये जो बात है ना किरिबाती का, इस वक्त जिक्र इसलिए हो रहा है कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा जजीरा, ठीक है। अच्छा, वो जो 33 जजीरे उनमें से 20 के ऊपर शायद इंसान आबाद है, मतलब बहुत ही, बाकी जो है वो 11 पे शायद इंसान रहते ही नहीं है। छोटी रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, लेकिन मुल्क है। अब ये जो और 4 मुल्कों के सफारत खाने हैं वहाँ पे, सिर्फ चाइना का सफारत खाना है वहाँ पे क्यूबा का है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का है, और मेरा ख्याल है वहाँ पे न्यूजीलैंड का है। सही। अमेरिका का नहीं है। लेकिन इन जजीरों की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो अगर इतने छोटे से जजीरे की इतनी अहमियत है, तो श्रीलंका जो है उसका खेल पेचीदा हो रहा है। अच्छा, पेचीदा इसलिए हो रहा है कि उनके जो वजीर आजम है राहिल विक्रे मेसंगे, ठीक है, मैं अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो माजरत उसके लिए। उन्होंने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था, ऐसे ही है। और उन्होंने आज दोबारा ये ऐलान किया कि राजापक्सा जो हैं, गोताबाया राजापक्से, वो जो हैं वो 13 तारीख को मुस्ताफी हो जाएंगे, यानी परसों अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। और वजीर आजम जो हैं, इनकी रिहायशगाह को आग लगा दी लोगों ने, और सदर जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के चले गए, फरार हो गए। कमाल की बात यह कि दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया। दोनों ने इस्तीफा नहीं दिया अभी तक। ये बड़ी कमाल की बात है। इत्तलात आ रही थी ना ना ना, इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा। मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग गेम है कि दोनों ने ऐलान कर दिया, मैं इस्तीफा देने दिया भी नहीं अभी तक, जिसके नतीजे में अब एक बेचैनी फैल रही है कि भाई इस्तीफे का ऐलान कर दिया, इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जो गोताबाया हैं राजापक्से, वो कहां हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी तलाश जारी है। उनके बारे में CIA की इतलात जो हैं वो, और चाइनीज हर एक को पता है, जाहिर है कि वो एक मुल्क का सदर कहां गया। तो CIA और चाइनीज इंटेलिजेंस और बाकी सारे, उनको श्रीलंका का सदर कहां है दुनिया में, कहां गया है भाई। उनके महल पे तो कब्जा हो गया, और कब्जा है अभी तक। अच्छा, आईनी तौर पे वो अभी तक सदर है, आईनी तौर पे सदर है, देखे ना, सदर है वो। भाई उसको कैसे आप क्या करेंगे, उसके महल पे कब्जा हो गया तो वो सदर नहीं रहा, सदर तो है आईनी तौर पे। तो अब उससे इस्तीफा अभी तक उसने नहीं दिया। उसने कहा 13 तारीख को दूंगा, वो जो पोया की रात आएगी जी, पूरा चांद होगा। अब जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया भर की, उनका जो, यानी जिस पे इत्तेफाक है अमेरिका, वेस्ट और चाइना वगैरह सारा, उनका जो वो कह रहे हैं कि जनाब श्रीलंका के जो साहिल हैं, उन साहिलों से कोई यानी आप समझें कि कोई 1 घंटे आधे घंटे की मुसाफत पर जहाज खड़ा है, एक बहरी जहाज। अच्छा। और उस बहरी जहाज में सदर मौजूद है, और उस बहरी जहाज पे मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो आसपास के दूसरे जजायर से और मुल्कों से आ रहे हैं। वहां पे एक्टिविटी जारी है, वहां पे राजापक्सा अभी तक मौजूद हैं। और आज जो है वो उनके वजीर आजम ने ऐलान कर दिया कि भाई ऐसा है कि सदर इस्तीफा दे देंगे परसों। अब एक बात जहन में रखें, और वो ये है कि ये जो है ना विक्रे मेसिंगे, अगर मैं वही माजरत के वजीर आजम का नाम अगर गलत पढ़ूं, तो वजीर आजम जो हैं ये कुछ 4 मरतबा, ये जो वजीर आजम है श्रीलंका के जी, ये 4 मरतबा इससे पहले
ये नहीं, ये जो राजापक्से हैं, वजीर आजम की अगर हम पिक्चर निकाल लें ना, जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह, तो वो जो वजीर आजम है, वजीर आजम इससे पहले 4 दफा, यानी ये चौथी दफा वो वजीर आजम बने। इससे पहले 4 दफा वो वजीर आजम रह चुके हैं, और हर दफा जब वो वजीर आजम बने तो उनको ये राजापक्सा ने जबरदस्त उठा के पटक दिया साइड पे। वो है वजीर आजम, यानी उनका वो ऐसे आंकड़ा जो होता है ना, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे पुरानी सियासतदान है ये, मगर ये एक दूसरे के शदीद सियासी मुखालिफ रहे हैं। ठीक, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। वजीर आजम जो है उनको बहालत मजबूरी राजापक्सा ने, जब महेंद्र उनके भाई इस्तीफा देकर भाग गए तो उन्होंने कहा कि शायद सुकून आ जाए, तो उन्होंने अपने सियासी मुखालिफ को वजीर आजम बना दिया। ये जो वजीर आजम है, ये चौथी दफा वजीर आजम बने, ठीक है, चौथी या 5वीं दफा। इससे पहले बहुत अरसे, तवील अरसे तक ऑपोजिशन लीडर, फिर वजीर आजम, फिर हटा दिया, फिर बने, फिर हटा दिया, फिर बने, फिर हटा दिया। अब आइन ये कहता है वहां का कि अगर सदर इस्तीफा दे दे तो वजीर आजम सदर बन जाता है। तो वजीर आजम ये कह रहे हैं कि सदर ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, तो वजीर आजम ने ये ऐलान किया? वजीर आजम ने कहा ना, पहले सदर तो जुम्मे के दिन से गायब है। जुम्मे के दिन उनकी आखिरी जो है वो मुलाकात हुई कनाडा के हाई कमिश्नर से, और फिर उन्होंने एक मैसेज किया था कि वो जो जापान के जो एबे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर की डेथ के ऊपर उन्होंने मैसेज किया था, वो उनका लास्ट। बाकी तो सदारती महल उनके अभी तक प्रेसिडेंट के ऐलानात जारी हो रहे हैं। कमाल देखें आप श्रीलंका में। अब मसला यह है कि अगर सदर इस्तीफा देते हैं तो वजीर आजम सदर बन जाएंगे अगला इलेक्शन होने तक। जब भी अगला सियासी मुखालिफ हाँ, जो सियासी मुखालिफ हैं, जिनको 4 या 5 बार धोबी पटका मार चुके हैं सदर। अच्छा, पब्लिक ने जाके उनके भी घर को आग लगा दिया, हालांकि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है राजापक्से फैमिली, इनको भी आग लगा दी घर को कि तुम, अच्छा, क्योंकि ये डायलॉग कर रहे थे ना, IMF इधर उधर जा रहे थे, तो इन्होंने कहा मैं मईशत ठीक करूंगा, तो मैं सही करूंगा, मैं उधार लेकर आ जाऊंगा, मेरे साथ पूरी दुनिया खड़ी है। मैं किसी शख्सियत को पाकिस्तान की मिलाना नहीं चाह रहा उनके साथ, लेकिन आप यकीन करें बिल्कुल वैसे ही बयानात, बिजली का बिल कम करेंगे, मुल्क के मसले हल करेंगे, राजापक्सा जो मुसीबत खड़ी करके उससे हम जल्द से जल्द आज़ादी दिलाएंगे, IMF के पैसे आएंगे, डॉलर बरसेंगे, ये जो बयानात दे रहे थे मुसलसल, और हंसते भी थे, ये भी हंसते थे। मैंने कहा ना, मैं मिसाल नहीं देना चाह रहा किसी के साथ। बहरहाल, तो लोगों ने इनके महल को भी आग लगा दी। अच्छा, अब लेकिन मसला ये है कि आईनी, अब देखिए ना, आईनी पोजीशन क्या है। आईनी पोजीशन ये है कि ये जो है इन्होंने सदर बनना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सदर रिजाइन करे। अच्छा, अब सदर जो है उसने जैसी वजीर आजम ने ऐलान किया तो सदर ने फौरी तौर पे ये कहा कि मेरा आइंदा का लाहे अमल जो है, जो भी कोई होगा वो स्पीकर पार्लियामेंट का वो बताया करेगा, वजीर आजम नहीं बताएगा। मैं स्पीकर से राब्ते में हूं। अगर सदर और वजीर आजम दोनों इस्तीफा दे गए तो स्पीकर बन जाएगा सदर, और अगर खाली सदर ने दिया तो वजीर आजम। तो इनका आपस में एक इंटरनल पावर टसल भी हो रही है इस वक्त, और वो राजापक्से किसी सूरत ये नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मैं डूबूं तो सनम भी साथ डूबे, यानी वजीर आजम भी साथ जाए। ठीक है, देखे ना, मतलब होता है ना इस तरह, कहीं सदर बैठा रह जाता है, वजीर आजम चला जाता है। बिल्कुल, और सदर जो है वो अपनी जगह रहता है। कई मुल्कों में रहता है ना सर, ऐसी क्या कि वजीर आजम जो है उसको साजिश अंदरूनी बैरूनी वो कहता है मुझे निकाल दिया गया, लेकिन सदर तो रहता है अपनी जगह। कितनी अजीब से होता है ना इस तरह, कई मुल्कों में होता है। नाम नहीं लेना चाह रहा मैं किसी मुल्क का, लेकिन मसला ये है कि वो वहां उसने वजीर आजम सदर ने कहा कि मैं तो जाऊंगा तो सनम को साथ लेके जाऊंगा, इसको भी लेके डूबूंगा। ये कहां से बैठा रही, मेरी जगह बैठ जाएगा आके, जो 5 दफा निकाला है मैंने, और जो मेरा बच्चा गुजर है, कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट रह गई श्रीलंका में या दुनिया में, तो वो उसका धड़न तख्ता करेगा ये बैठ के। तो अभी पावर टसल जारी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि इसमें कहीं ये जिस तरह, एक तो वो तो गलत डिक्टेटरशिप राजापक्से फैमिली की, करप्शन स्कैंडल्स,
ये अपने खानदान को बद इंतजामिया, गलत फैसले, वो टैक्सेशन आगे पीछे, वो सारा अपनी जगह जो, और इसके उसके बावजूद ये आपको एक स्क्रिप्ट सा लगता है, फिल्मी नहीं होता, जहाज खड़ा है, तेल है, जहाज पास पहुंच गया, वजीर खजाना ने कहा डॉलर खत्म हो गए, वो जहाज पलट गया, मतलब एक पूरी पिक्चर नहीं होती, एक नहीं पूरी पिक्चर है। और किरिबाती जैसे जजीरे को छोड़ दें, ये श्रीलंका का जिक्र हो रहा है। श्रीलंका जिसके जो पानी की हदूद हैं, वहां से यूक्रेन की जंग से पहले 60,000 टैंकर्स और शिप्स गुजरते थे साल में, 60,000 श्रीलंका के पानियों से। और ये बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी तारीख में, जो मैंने कल भी जिक्र किया था। एक तो मैंने जिक्र ये किया था ना कि यहाँ जो लोग आए, यहाँ पर जो जाफना का इलाका है, जाफना के इलाके में जो डेविडियंस आए, तो वो इसलिए आए कि उनको वहाँ से मजालिम हुए या निकाला गया, तो साउथ की तरफ आए। जब ऊपर से आरियंस तो ये नीचे आए, तो कुछ श्रीलंका की तरफ भी आ गए। और ये बुद्ध मत के नहीं है, ये ध्यान में रखें। ये जो है ये मेजॉरिटी हिंदू है, मेजॉरिटी, जैसे इंडिया में मेजॉरिटी तमिल हिंदू हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन अक्सरियत हिंदू, तो ये भी हिंदू हैं। लेकिन मसला ये है कि ये इसकी श्रीलंका जो है, इसको या सेलोन या लंका, ये मतलब ये तारीख का बड़ा एक मतलब ये इंपॉर्टेंट है श्रीलंका जो है तारीखी तौर पे। और आप ये देखें कि दूसरी जंग अजीम जो मैंने आपसे कहा था, ये बरतानिया के पास चला गया था, ये भी बरतानिया की कॉलोनी बन गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो थिएटर खुला इधर, पैसिफिक थिएटर, ईस्टर्न थिएटर, पर्ल हार्बर वाला, तो पर्ल हार्बर के 4 महीने, पर्ल हार्बर में तो जापान ने गिरा दिए ना, वहां पे अटैक किया पर्ल हार्बर पे, उसके 4 महीने बाद श्रीलंका पे अटैक कर दिया, क्योंकि श्रीलंका में ब्रिटिश फौज जो मौजूद थी यहां पर पैसिफिक में, उनका हेडक्वार्टर श्रीलंका में, तो श्रीलंका पे कब्जा कर लिया जापान। और इतना खतरा पैदा हो गया कि कहीं इंडिया आगे तक इन्फ्लुएंस, तो लड़ाई हुई यहां पर खूब, यानी ये बाकायदा श्रीलंका जो है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने कब्जा कर लिया था श्रीलंका, जो कि बरतानिया की कॉलोनी था। ये जहन में रखी जाए बात, ताकि आगे जाके जब क्वाड वॉर डिस्कस हो तो ये बात भी लोगों के जहन में रहे कि श्रीलंका एक वक्त में श्रीलंका पे जापान ने कब्जा कर लिया था। अच्छा, अब लेकिन उस कब्जे की वजह ये थी कि ये बरतानिया का यहाँ पे हेडक्वार्टर और फौजें, इसलिए किया था कब्जा, उनका कोई क्लेम नहीं था इस पर, लेकिन एक हिस्ट्री के अंदर ये बात कहीं आती है। दूसरी जो फौजें उतरी वहां पे, एक तो बरतानिया की उतरी, उससे पहले जो है वो डच, उससे पहले जो है वो बाकी, लेकिन जापान भी आया बीच में। ठीक। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो कल भी मैंने बात की थी, ऑपरेशन पवन, देखिए मुआहदा हुआ श्रीलंका की, जब ये खाना जंगी शुरू हुई, तो श्रीलंका की हुकूमत के साथ, क्योंकि इंडिया के अंदर ये मसला एक जाहिर है कि बड़ा मुल्क, बड़ी जबानें बोली जाती हैं बड़े, और कल भी बात की थी साउथ और नॉर्थ की, तो वहां पर एक सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि तामिल अलग अपना रियासत चाहते हैं, बल्कि साउथ इंडिया को ही अलग चाहते हैं, पूरा साउथ इंडिया अलग हो जाए। और ये उनके यहां अब भी ये सेंटिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये देखें, ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो 5वां, कैन इंडिया भी 50 स्टेट्स एंड तमिलनाडु अ कंट्री, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इस तरह के वहाँ पे जो साउथ के उनके लीडर्स हैं, मैं उनके बयानात को, श्रीलंका मॉब रूल नहीं, ये नहीं, जो 5th स्लाइड है टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, अब इसमें जो है, इसमें सिर्फ अगर आप ये देखें कि ये देखें टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये चंद रोज पहले की स्टोरी है, कैन इंडिया भी 50 स्टेट्स एंड तमिलनाडु कंट्री। अच्छा, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ वहाँ पर ऐसी खबरें आती रहती हैं, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वो
नॉर्थ और साउथ का जो इशू है ना, उसमें ये हुआ कि वो मुआहदा ये हुआ कि जी आपने यहाँ पे आके अमन कायम करना है, और जो तमिल टाइगर्स हैं वो असला अपना भारतीय फौज यहाँ पर आएगी पीस कीपर्स के तौर पे, क्योंकि खतरा था कि ये तमिल इशू जो है, ये अलहदगी पसंदी कहीं भारत के अंदर ना फैल जाए। तो उन्होंने कहा इसको इधर ही, क्योंकि लोग सारे भारत से आए होंगे ना, भारत से ही इधर आए। 40 माइल है बीच में, छोटी सी वो जो पलक की जो आबनाए पलक थोड़ी सी, ठीक है। तो जब आप नॉर्थ में हैं और जाफना में सारे तमिल टाइगर्स हैं, तो उनके पास ये लॉन्चेज और जहाज, ये तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये तो उधर से उधर असला बहुत पावरफुल। तो इंडियन आर्मी ने फिर ये किया कि इंडियन आर्मी यहाँ पर उन्होंने कहा कि पीस कीपर्स के तौर पे आएंगे, और श्रीलंका की हुकूमत ने कहा कि हम जो है वो कुछ तामिल्स को हम कंसेशन देंगे, रियायतें देंगे। यहाँ पर जब आर्मी आ गई तो आर्मी ने फिर यहाँ पे, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया, अमन फौज थी, अमन फौज ने ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन के नतीजे में यहाँ पर कत्लेआम हुआ तामिल आबादी का। और जो जो एक बदतरीन वाक़या, उसको अगर आप गूगल भी करें या उसको सर्च करें, वो जाफना हॉस्पिटल मैसेकर था। हॉस्पिटल वो, अब इंडियन आर्मी का कहना यह था कि वो क्रॉस फायर में लोग 70 के करीब डॉक्टर्स और मरीज जो हैं वो गोलियों से मार दिए इंडियन आर्मी ने, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकी, उनको सज़ा भी नहीं हुई फौज। लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये चूंकि यहाँ पे तमिल टाइगर्स उस तरफ थे और ये इधर थे, तो हॉस्पिटल क्रॉस फायर में, लेकिन अच्छा बहुत बड़ा मैसेकर हुआ, और इतना वो 1200 तो फौजी मर गए भारत के। इन्होंने तमिल टाइगर्स ने भी नहीं छोड़ा ना, लेकिन अल्टीमेटली वो ऊपर नीचे तमिल टाइगर्स सुकून हुआ जाफना में, और उसके नतीजे में राजापक्सा फैमिली उभरी। ये क्योंकि सेनालीज के हवाले से बुद्ध मत, मजहब भी और जबान भी, ठीक है ना, बुद्ध, हिंदू और तमिल और सेनालीज। अच्छा, अब इशू ये है कि फिर दोबारा इंडिया, क्योंकि ये बराह रास्त इंडिया की पॉपुलेशन है ना, और वहां पर एक टर्मोइल है। अच्छा, ये अगर फैमिली जाती है तो बज़ाहिर तो आपको ऐसे लगेगा कि ये प्रो चाइना थे, तो इंडिया को एक तरह से अच्छा भी लग रहा है कि जी वो चाइना के अगेंस्ट, चाइना ने हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका ने दे दी, सब कुछ दे दी। लेकिन मसला ये है कि ये तो वो थे जो कि तमिलों के अगेंस्ट हैं। तो अब वो कैच 22 है ना कि क्या सपोर्ट करें इनको या इनको हटा, क्योंकि जाफना के जो इलाके हैं वहां पर इनकी खुशी मनाई जा रही है इनके जाने की, और ये कहा जा रहा है कि देखा कैसे भागा जिसने हमारे ऊपर ऑपरेशन किया था फौज के इंडियन आर्मी के साथ मिलकर, जी उन इलाकों में जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं साइबर या वर्चुअल वर्ल्ड में जहां पर जश्न हो रहा है इस वक्त, अगर आप इंटरनेट पे देखें या ट्विटर्स पे देखें या बाकी जगहों पे देखें, जहां पर ये जापान के जो प्राइम मिनिस्टर का एक बहीमाना कत्ल हुआ है, उसके ऊपर जश्न मना रहे हैं लोग कि प्रो अमेरिका था और इसने क्वाड बनाई और ये बनाया और वो बनाया। तो एक जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट है वो तो मौजूद है। लेकिन यहां पर कैच 22 है कि राजापक्सा जो है, क्या उसको वो इस तरह जाता है तो उसके नतीजे में क्या होगा आगे, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। चाइना पहली दफा आज बोला है श्रीलंका, जी श्रीलंका पे चाइना, और चाइना के मैं हमेशा कहता हूं कि चाइना जो है वो ग्लोबल टाइम्स के उन्होंने पूरा एडिटोरियल लिखा है कि यूएस जो 6th स्लाइड है, यूएस एंड वेस्ट शुड नॉट हैव ट्विस्टेड एक्साइटमेंट टुवर्ड्स श्रीलंका क्राइसिस। अमेरिका और मगरिब को इसके ऊपर जश्न नहीं मनाना चाहिए, जो श्रीलंका में हुआ उसके जिम्मेदार अमेरिका और वेस्ट हैं। उन्होंने साउथ एशिया के आइलैंड के जो है वो इन्फ्लेशन की, वहां पे ये सारा, यानी वो आहिस्ता, यानी पहली दफा इतने अरसे के बाद पूरा एडिटोरियल छपा हुआ है ये ग्लोबल टाइम्स में, और उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी जो है बराह रास्त ये अमेरिका और वेस्ट ने इसको, मगरिब ने, ये चाइना की स्टेटमेंट है, उन्होंने इसको, वो जिम्मेदार हैं तमाम बदहाली के। ठीक। अच्छा, अब इसमें यानी इशू ये है ना सारा कि मैंने आपसे कल भी बात की थी कि रशिया इसको कलर रेवोल्यूशन के तौर पे देख रहा है। अभी तो बयान नहीं आएगा क्योंकि रशिया ऑयल दे रहा था ना इनको, रशिया तो निकाला था ना, हम ऑयल देंगे, हम ऑयल देके तुम्हें तुम्हारा मसला खत्म करेंगे। टाइगर्स के हवाले से भी बात की डॉक्टर साहब, वो भी तो कहीं पे थर्ड पार्टी उससे भी तो फायदा उठा, नहीं वो जश्न, वो तो जश्न है ना वहां, लेकिन उसका फॉल आउट इंडिया में होने का, इसीलिए वो सर्वेलेंस इंडिया ने बढ़ाई है ना अपनी, इंडिया के, और इंडिया ने आज डिनाई किया है। देखिए खबर क्या आई, खबर ये आ गई जो फैल गई
कि इंडिया ने अपनी फिर फौज भेज दी है दोबारा, और उसका नतीजा ये निकला। हिंदुस्तान टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं, थर्ड हमारी जो स्लाइड है, कि इंडिया डिसमिसेस रिपोर्ट्स अबाउट सेंडिंग ट्रूप्स टू श्रीलंका। वहां पर खबर फैल गई जनाब कि जी इंडिया फिर अपनी फौज भेज रहा है, ठीक है। और इंडिया ने उस पर, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इससे पहले जब इंडिया की आज तरदीद की उन्होंने कहा नहीं हम तो फौज नहीं भेज रहे, लेकिन खबरें देखें ना, ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इंडिया ने तरदीद की। इंडिया क्यों फौज भेजेगा इन हालात में अपने, लेकिन डिस्टेबलाइजेशन हो रही है ना, एक डिस्टेबलाइज हो गया मुल्क पूरा। और इसमें कहीं ना, अच्छा ये भी कहीं 2 दिन 4 दिन 5 दिन तय तो होना है ना कि भाई इस्तीफा देते हैं तो कौन जगह लेगा, कैसे होगा, कौन। चाइना आ गया, चाइना पहली दफा चाइना ने अमेरिका को कहा कि आप जिम्मेदार हैं इसके, और रशिया पहले ही कलर रेवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में परसों इस्तीफा देना है 13 को सदर ने जी, और 13 को ही एक जहाज लैंड करेगा बेंगोरियन एयरपोर्ट पे, अच्छा, जिसमें से बरामद होंगे जनाबे जो बाइडेन, इसराइल, बिल्कुल सर, 13 तारीख को। इस दौरे और पर बात करते हैं इसराइल उतरेंगे, और कंडीशन ये रखिए कि हाथ नहीं मिलाऊंगा किसी से, क्योंकि कोविड आ गया दोबारा कोविड है, इसराइल में। ठीक है सर, वापस आके बात करेंगे कि क्या हम वजीर आजम एयरपोर्ट पे जाएंगे खुद, ठीक है सर, बात लैपटॉप, इस दौरे पर और बात करेंगे आपसे। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अभी मरियम नवाज साहिबा जल से आम से खिताब कर रही थी, शदीद उन्होंने तनकीद भी की और इमरान खान साहब पर उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए। देखें ये तो अभी चंद रोज तलखी और बढ़ेगी, और उन्होंने ये फराह खान साहब जो के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने, जिनको फराह गोगी कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो सख्त तरदीद की, और उन्होंने एक लेटर भी दिया कि मेरे हत्या की इज्जत का दावा भी उन्होंने इस बात पे किया हुआ है। वही कहती हैं कि वो जो भी इल्ज़ाम उनके सुन रहे हैं, और उन्होंने जी पैक की नई इस्लाह भी निकाली जी। अब इसका जवाब आएगा, शहबाज के साहब इसका जवाब देंगे, और वो सख्त होगा, फिर उसका जवाब इमरान खान देंगे कल, वो उसमें और तलखी होगी इसी दौरान, और वाक़यात, और फिर तो मतलब एक तल्ख बहुत जो है ना वो ये मैंने आपसे कहा ना कि पंजाब का मामला तय करेगा कि मरकज़ में क्या होगा, और क्या कैसे सूरत हाल आगे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। अदालतों का रोल बड़ा अहम होगा इस वक्त, और इलेक्शन कमीशन के बारे में वो पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात बहुत अरसे से बता रहे हैं। मतलब खान साहब दोनों सूरतों के लिए तैयार हैं कि अगर जीतते हैं तो मरकज़ में हुकूमत गिराएं, और अगर वो हारते हैं तो फिर उसके बाद वो एहतजाज करें और नताइज नहीं मानेंगे। तो ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या अब होने जा रहा है, और ये बस 4 5 6 रोज तो सामने ही, उस पर बात करेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये बात करूं कि ये जो ये दिन है ना, ये दिन अभी, ये तो एक तो श्रीलंका, एक यूक्रेन के जितने शहरी हैं उनको फास्ट ट्रैक पे रशियन नेशनलिटी देने का ऐलान कर दिया है पुतिन ने। ये ईस्टर्न साइड की नहीं, ये डोंस्टैक के इलाकों की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात करूं पूरे तमाम यूक्रेन में जितने लोग हैं जो परेशान हाल हैं, जिनको पोलैंड नहीं आने दे रहा, यूरोप नहीं आने दे रहा, रशिया आ जाए और नेशनलिटी ले लें फास्ट ट्रैक पे। 72 घंटों में, 3 दिन में उनके पासपोर्ट होगा रशिया का। रशिया ने दरवाजे खोल दिए तमाम यूक्रेन के लोगों के लिए, ठीक है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान और इसराइल का दौरा, और वहां पर फिर वो पहले दिन तो एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे उनको प्राइम मिनिस्टर, उनके जो निगरां हैं। लेकिन नेतन्याहू की मुलाकात भी होने जा रही है, क्योंकि इलेक्शन है तो तासुर नहीं देना चाह रहे प्रेसिडेंट बाइडेन कि मैं केयर टेकर से मिल रहा हूँ, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से। तो केयर टेकर और नेतन्याहू का मुकाबला है, तो नेतन्याहू से भी मिलेंगे जिनको वो अरसे से चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता के ममालिक की अक्सरियत ट्रंप को वापस आती है और नेतन्याहू को वापस आती है, क्योंकि उनको पता है कि मिड टर्म के अंदर बाइडेन हो सकता है अक्सरियत खो दें, तो ट्रंप के लिए लॉबिंग शुरू हुई दोबारा, ठीक है। तो उधर ट्रंप, तो ये अच्छा, उसके बाद वो सऊदी अरेबिया आएंगे। सऊदी अरेबिया, अच्छा वहाँ ईस्ट यरूशलेम जाएंगे, हॉस्पिटल में डोनेट करेंगे, और फिर उसके बाद महमूद अब्बास से मिलेंगे। वहाँ मुजाहरे शुरू हो गए हैं शीरियों वो अखला के इशू के ऊपर, फ़लस्तीनी जो है उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर कोई अच्छा इस्तकबाल नहीं होगा इनका। और इसराइल के अंदर फिर वो जहाँ पे आयरन डोम बनता है और बाकी जो डिफेंस हैं मुख्तलिफ अदारे वगैरह, नया मिसाइल सिस्टम वगैरह, उसके बाद में बात करेंगे, वहाँ पे आएंगे। फिर उसके बाद वो 2 जजीरे
मिस्र के पास हैं। तनाज़े चल रहा है सऊदी अरब का और मिस्र का बड़े अरसे से। सही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहने चाह रहा हूं। दो जजीरों का तनाज़े चल रहा है, सऊदी अरब और मिस्र का। वो जजीरे, हालांकि तो दोनों तो बरादर मुल्क हैं हमारे और आपस में भी उनके जबरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन तनाज़े चल रहा है। वो जजीरे मिस्र सऊदी अरब को दे देगा। अच्छा। और वो सऊदी अरब को दे देगा तो फिर वो जजीरे जो मिस्र के पास हैं उनके ऊपर से इसराइल के जहाज प्रवास करते हैं, फजाइया, जो सऊदी अरब के पास आ जाएंगे तो एक तरह से सऊदी अरेबिया के ऊपर से इसराइल के जहाज प्रवास कर रहे होंगे। हाँ। देखिए ना, इसको इस तरह से लेना। वो जजीरे क्यों हवाले होंगे, इसको बैकग्राउंड है। जजीरे इसलिए हवाले हो जाएंगे कि उसके बाद फिर जो जजीरे सऊदी अरब के पास आएंगे, सरहदी तनाज़े वो हल होने जा रहा है। हल होने के बाद वो जहाज प्रवास करेंगे सऊदी अरेबिया की हदूद से, यानी सऊदी अरेबिया के हिस्सा होगा। और वहां पर GCC+3 ममालिक की कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान का भी हो सकता है कि जिक्र खैर आ जाए, उस पर बाद में बात कर लेंगे, वक्त की कमी है। लेकिन ये दौरा बहुत ज्यादा कोई कामयाब, यानी मैंने आपसे कहा ना कि वो बाइडन का तो बड़े दिन गुजर, बाइडन एक बहालत मजबूरी जाना पड़ रहा है ना। यूक्रेन डिस्कस हो रहा है, फलस्तीनी भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, लेकिन असल तो वो रशिया का इशू है ना। और अमेरिका अभी भी गारंटर है मिडिल ईस्ट का। अमेरिका से मुराद ये कि बाइडन हो, ट्रंप, जो भी गारंटर वही है, वहां उसको रिप्लेस नहीं कर सका रशिया सिक्योरिटी वाइज। लेकिन रशिया का फुटप्रिंट आ गया है सीरिया में, और रशिया ईरान और चाइना ईरान और सीरिया और उसके बाद हिजबुल्लाह और ये, तो देखना ये है वो मुआहदा नहीं हो सका ईरान के साथ। ईरान ज्यादा उसको लिफ्ट भी नहीं करवा रहा कि कोई डिफेंस पैक्ट अगर उनके साथ होता भी है अरब ममालिक के साथ तो हमारी सर पे कोई असर पहले पड़ा है जो भी पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरब कोई रिकग्नाइज वगैरह करने नहीं जा रहा, लेकिन एक कदम आगे जरूर होगा कि भाई उनके दो जजीरों के ऊपर से प्रवास करेगी इसराइल की फ्लाइट्स प्रवास करेंगे। तो क्या सऊदी अरब ये इजाजत दे सकता है डॉक्टर साहब? नहीं, सऊदी अरब की इजाजत की बात नहीं है ना भाई। वो जजीरे सऊदी अरब, वो मिस्र अपने जजीरे सऊदी अरब को दे रहा है, बस खत्म बात हो गई। तो उन जजीरों के ऊपर से प्रवास करते हैं ना इसराइल की फ्लाइट्स। लेकिन डॉक्टर साहब कभी ऐसे भी देखा है ना कि इजाजत भी लेनी नहीं, इजाजत तो फिर देखते हैं ना कि क्या होता है उसके बाद, ठीक है ना। तो उसी उसका मकसद यही है कि वो फिर सऊदी अरेबिया की वजह। लेकिन असल जो इशू है वो ये है कि दुनिया बड़े डिसीजन लेने जा रही है। इसी तरह उन्होंने ITU वो आके बैठेंगे। हाँ। जब ये सारा अच्छा ये भी देखना है कि जब वो जाएंगे ईस्ट यरूशलेम तो क्या इसराइल के लीडर साथ होते हैं कि नहीं होते, वजीर आजम या बाकी कोई, यानी जो यरूशलेम जहां पर महमूद अब्बास हैं फलस्तीनी अथॉरिटी, क्या वहां इसराइल के लोग साथ जाते हैं या उनको जाने देते हैं बाइडेन को कि आप जाइए सर? क्योंकि वहां तो फलस्तीन डिस्कस हो रहा होगा और फलस्तीनी एहतजाज कर रहे होंगे। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें ये बात बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा देखिए ना, श्रीलंका में चाइना का स्टेटमेंट आया आज पहली बार, चाइना कि उसने जिम्मेदार करार दिया है कि इस सूरत हाल तक लाने के का जिम्मेदार अमेरिका है। अच्छा, अब अमेरिका अगर जिम्मेदार है तो फिर चाइना क्या करता है? और राजा बक्सा जो हैं वो किन से मुलाकातें कर रहे हैं और इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल उठने शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।